डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। जी सवाल लिखिए। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 360,000, 3,60,000 और ब्रैकेट में लिखिए 4,000 यूनिट्स, 4,000 यूनिट्स। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1,100,000 और FOH 80,000, 80,000। मैंने डायरेक्ट मटेरियल बताया है 3,60,000 जो कि 4,000 यूनिट्स हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बताई है मैंने 1,00,000 और FOH बताया है 80,000, 80,000। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट, 10% ऑफ इनपुट। आउटपुट 3,750, 3,750 यूनिट्स। स्क्रैप वैल्यू कोई नहीं है। कॉस्ट पर यूनिट निकाल दें, कॉस्ट पर यूनिट निकाल दें आप, और टोटल अमाउंट एबनॉर्मल गेन की जो P&L में जानी है। कॉस्ट पर यूनिट निकाल दीजिए और टोटल एबनॉर्मल गेन जो P&L में आना है उसकी अमाउंट बता दें। हाँ जी 150, 4,000 यूनिट्स इनपुट है। नॉर्मल लॉस था कि 400 जाया होने चाहिए थे, लेकिन बन गए 3,750, यानी जितने जाया होने चाहिए थे उससे कम जाया हुए। कितने? 150। ये हो गया एबनॉर्मल गेन। अदर वर्ड ये कह लें कि असल में लॉस कितना हुआ? 250। कॉस्ट पर यूनिट 360 प्लस 180 माइनस डिवाइडेड बाय 3,750 माइनस 150 माइनस 150 और टोटल एबनॉर्मल गेन के लिए 150 यूनिट्स और ये 150 रुपए। 2200। ये है जी, दो चीजें पूछी थी। चले यहां तक का एतराज बताएं पहले। एबनॉर्मल गेन का कोई तो एतराज होगा।
है? नहीं वो नहीं किया अभी, वो भी नहीं किया, उसके अलावा यहां तक एंड वाला क्या 150 यूनिट्स है नॉर्मल गेन के, और कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके ये इनकम बन जाएगी। अभी स्क्रैप नहीं है अभी। हाँ जी, यहां तक एबनॉर्मल गेन से रिलेटेड कोई तो एतराज होगा, पूछना चाह रहे हो? पूछो पूछो। किस में से, कहां से? एबनॉर्मल गेन की सूरत में ना, कि एबनॉर्मल लॉस वाले में भी, इसलिए मैंने भी स्क्रैप वैल्यू नहीं लिखी। यहां तक बताएं जो पूछना है। हाँ जी, यहां तक एबनॉर्मल गेन। यार मुझसे ज्यादा दूर बैठ जाते, पढ़ते पढ़ते नहीं आप, लग नहीं रहा होता मुझे। आपने किया सवाल वो सबसे आखिर में? हाँ है, समझ नहीं आई। कर लिया है आप साथ? नहीं यार, किया है वाकई? अच्छा, और वो एंड पे वाइट शर्ट ग्लासेस कर लिया? नहीं, ठीक। इसको इनकम क्यों बना रहे हैं? गेन है, चलो वो तो ठीक है, वर्ड गेन है तो इनकम बना रहे हैं, ज्यादा बन गए हैं। अच्छा, टोटल खर्चा कितना हुआ? नहीं, टोटल खर्चा मैंने कहा इस प्रोसेस में, टोटल इस महीने में खर्चा कितना हुआ? 540 ना, टोटल 540 खर्च हुआ है। इसको इनकम क्यों बनाना है समझा रहा हूं। उससे पहले इधर डिनोमिनेटर में ये कितने बन गए? 3600। तो 3600 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? बने तो 3750 है, तो 3750 से डिवाइड कर देते हैं। जी मैं फिर बता देता हूं कि ये जो नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट है ना, ये बनाया ही इसलिए गया है ताकि लॉसेस कभी कम होंगे कभी ज्यादा होंगे, तो उनको स्टेबल करने के लिए अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया। हो सकता है कभी ज्यादा लॉस हो जाते, यानी अभी मैंने इस सवाल में तो यूनिट्स बनाए हैं 3750, हो सकता है 3500 बन जाते, हो सकता है कुछ भी जाया ना होता 4000 बन जाते। तो कभी खर्चे को डिवाइड करेंगे इससे, कभी इससे, कभी इससे, तो पर यूनिट कॉस्ट बहुत फ्लक्चुएट करेगी। और अनरीजनेबल इसलिए होगा कि अगर ज्यादा जाया हो जाएंगे तो उन जाया हुए के ऊपर भी जो कॉस्ट आई है वो भी किन पे बंट जाएगी? जो बने हैं। तो ये अनफेयर है, इसलिए कंपनी एक स्टैंडर्ड सेट कर लेती है कि कितने जाया होंगे। उसकी वजह दोबारा बताता हूं, अगर कंपनी ने स्टैंडर्ड सेट कर लिया ना कि 10% लॉस होता है, तो इसका मतलब है कि कंपनी को जब भी 9 केजी आउटपुट चाहिए होगा, तो उनको पता है कि 10 केजी इन करेंगे तो 9 केजी निकलेगा, अगर 9 केजी इन करेंगे तो नहीं निकलेगा 9 केजी। तो कंपनी ने ये स्टैंडर्ड सेट कर लिया ताकि 9 केजी बनाने के लिए 10 किलो के ऊपर खर्चा करेंगे तो 9 केजी आउटपुट निकलेगा। तो कंपनी ने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया और पर यूनिट कॉस्ट इस बेस पे निकाली जा रही है कि जैसे उतने ही जाया हुए जितने सोचे थे, जितने होने चाहिए थे, इसलिए डिवाइडेड बाय 3600। वो तो आपको फार्मूला बना के दे दिया ना कि जितने बने, एबनॉर्मल गेन हो तो उससे माइनस कर लें, एबनॉर्मल लॉस हो तो प्लस कर लें। ऑब्जेक्टिव क्या है कि नीचे 3600 आ जाए। क्या इंटरप्रिटेशन है 3600 की? 3600 के जितने बनने चाहिए थे, तो पर यूनिट कॉस्ट उसी हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि जितने बनने चाहिए थे, ताकि हमारी पर यूनिट कॉस्ट स्टेबल रहे हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक। तो इस एबनॉर्मल गेन को इनकम क्यों बना रहे हैं ये समझा रहा हूं, दो तरीकों से समझाता हूं जिससे भी समझ आ जाए। अगले प्रोसेस में कितने यूनिट्स आउट होके जा रहे हैं? अगले प्रोसेस में 37, कितने रुपए का एक? कितना हो गया? 562500। कितना खर्चा हुआ है इस महीने में टोटल? 5,40,000। तो 5,40,000 खर्च करके हमने 5,62,500 के यूनिट कैसे बना लिए? भाई हमने खर्चा ही 5,40 किया है, तो 5,40 खर्च करके इतनी कॉस्ट वाली चीजें बन गई। लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन देखें ना कि खर्च हुआ है 5,40, तो इतनी कैसे बन गई? इसलिए बन गई क्योंकि हमने पर यूनिट कॉस्ट मैनिपुलेट की हुई है। हमने पर यूनिट कॉस्ट इस हिसाब से निकाली हुई है कि बस 36 बनेंगे, उस हिसाब से पर यूनिट कॉस्ट निकाली है, लेकिन ज्यादा बन गए। तो अब ये ऐसे ही है कि असल में तो खर्चा करके इतने ही बनाए थे,
5, ये 540 आ गया, बस 150 यूनिट्स चुंगे में बन गए। ये जो 3750 बने हैं ना, ये इस तरह से हैं कि भाई खर्चे में बनाए तो 3600 थे, ये मुफ्त में बन गए, तो ये हमारी इनकम, तो इसलिए ये इनकम है। और इसको अगर एक और तरीके से बताऊं तो अगले प्रोसेस में जो आउटपुट अगले प्रोसेस में जा रहा है, तो वर्क इन प्रोसेस 2 डेबिट यहां से अगले प्रोसेस में जा रहा है, कितने से? अच्छा, ये एंट्री ना मैं सिर्फ और सिर्फ इसको इनकम बना रहे हैं ये समझाने के लिए बता रहा हूं, वरना असल में ये एंट्री एग्जैक्ट ऐसे नहीं होती। एंट्रीज मैंने पढ़ानी है कुछ लेक्चर्स के बाद, अभी सिर्फ एक बात समझाने के लिए जबरदस्ती की एंट्री बना रहा हूं। कैश कितना क्रेडिट? 540। असल में कैश नहीं होता क्रेडिट, लेकिन बस अभी सिर्फ डेबिट क्रेडिट टैली कराने के लिए मैंने कैश क्रेडिट कर दिया, क्योंकि खर्चा 540 हुआ, तो ये तो एंट्री पूरी नहीं हुई। तो हम यहाँ क्रेडिट करेंगे तो एंट्री पूरी होगी, इसलिए ये एबनॉर्मल गेन हमारी इनकम है। ठीक है जी, एबनॉर्मल गेन इनकम 150 22,500। ओके, यही सवाल दोबारा करें, स्क्रैप वैल्यू 18 रुपए, सेम सवाल दोबारा, स्क्रैप वैल्यू 18 पर यूनिट है। स्क्रैप वैल्यू अगर 18 पर यूनिट है तो ये सवाल करिए दोबारा। हाँ भाई, डन। माइनस 400 इंटू 18, 148। वन नाइन अच्छा, हाँ भाई, इन कैलकुलेशंस तक पहुंचे सारे, फिर बताता हूँ रीजंस। जल्दी भाई। अच्छा जी, इस पे एतराज, ऊपर 400 क्यों आएगा? असल में तो 250 लाए हुए हैं, लेकिन असल में तो हुआ ही 250 लाया।
अगर ऊपर 250 आना चाहिए क्योंकि एक्चुअली 250 जाया हुए, तो हम लोग पर यूनिट कॉस्ट ऐसे नहीं निकाल रहे कि एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग पर यूनिट कॉस्ट ऐसे निकाल रहे हैं कि उतना ही लॉस हुआ जो नॉर्मल होना चाहिए था। अगर इधर एक्चुअल ही लिखना है तो फिर ये करने की भी क्या जरूरत है, फिर एक्चुअल आउटपुट से डिवाइड कर लें। अगर ऊपर इतना ही लिखना है कि एक्चुअली कितने जाया हुए, तो नीचे फिर एक्चुअल आउटपुट से डिवाइड कर लें। लेकिन हम अपनी कॉस्ट में नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट ही इसलिए ला रहे हैं ताकि हमारी पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेशन नॉर्मल लॉस की बेस पे कैलकुलेट हो, बस तभी तो नॉर्मल लॉस डिफाइन किया है। ऊपर 400 आएगा। अच्छा, अब इसमें फिर भी बेचैनी है, रूह को इत्मीनान नहीं हो रहा कि जब ये 150 यूनिट्स जाया ही नहीं हुए तो फिर ये इनकी स्क्रैप वैल्यू कहां से आ गई? हाँ जी, है ये मसला कि नहीं? यही मसला था, यानी ऊपर 400 क्यों नहीं आ रहा, क्यों आया 250 क्यों नहीं आना चाहिए, ये मसला नहीं है। ये मसला है कि इधर स्क्रैप क्यों? ठीक है, क्यों है भाई इधर 18? हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ जी, हाँ। तो फिर तो इसको हमें इनकम नहीं बनाना चाहिए था, हम तो माइनस करके बाकी को इनकम बना रहे हैं। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, इधर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। हाँ नहीं भैया, नॉर्मल गेन है ये, नॉर्मल लॉस तो नहीं है। हाँ, वो तो कर ली ना, ऊपर हो गया। हाँ नहीं, बात कुछ कुछ आप पहुंच रहे हैं, लेकिन उस सही नहीं, तरीका नहीं सही हो रहा। हाँ, अगर अगर दोबारा अगर हमें नॉर्मल लॉस होता, हाँ, तो वो 18 मतलब 18 की स्क्रैप मिल जाती ना। हाँ, तो वो नहीं, मतलब स्क्रैप वैल्यू हमें नहीं माइनस की, एक्सपेंस नहीं हुआ। हाँ, इनकम नहीं हुई, इनकम नहीं, तो फिर उसको हम 18 माइनस ही करेंगे ना। इनकम नहीं हुई, ठीक है, शाबाश, मुझे लग रहा है आप सही कह रहे हो जी। और कोई? हाँ जी, हाँ जी, जी, पहली बात ये कि इनको बेचने तो लगे ही नहीं है, ये तो यहां से अगले प्रोसेस में जा रहा है। लेकिन चलो फर्ज कर लें ये आखिरी प्रोसेस होता, वैसे तो मैं आपको भी फर्स्ट प्रोसेस पढ़ा रहा हूं, लेकिन फर्ज करते हैं ये आखिरी प्रोसेस होता, तो अब आप ये कह रहे हैं कि नॉर्मल गेन है तो उसको हमने 18 का तो नहीं बेचना था, ये तो स्क्रैप 18 है, यही एतराज है ना? हाँ, यही होना चाहिए एतराज, सही एतराज है आपका, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो हमने उसमें से माइनस करेंगे। हाँ, सही है, ये जो लोग कोशिश कर रहे हैं सब सही बता रहे हैं, सही, मैं बस चाह रहा हूं आप लोग सोचें, बिल्कुल सबने सही बताया। आपको ना इसमें दो मसले हैं, एक तो यह कि ऊपर 400 क्यों लिखा, 250 क्यों नहीं लिखा। लेकिन अगर ऊपर 400 लिखना समझ आ गया, क्योंकि हम पर यूनिट कॉस्ट ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि बस नॉर्मल लॉस है, इसलिए ये किसी हद तक ये बात हजम हो जाएगी जो भी सोच रहे हैं कि चूंकि ऊपर ज्यादा माइनस कर लिया था इसलिए इधर एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी एक दिल को बात अजीब लगनी चाहिए कि एबनॉर्मल गेन वो हैं जो बन गए हैं, तो जब वो बन ही गए हैं तो उनकी स्क्रैप वैल्यू कैसे हो सकती है? ये उनकी नहीं है, तो ये किनकी है? हाँ हाँ, तो वो तो इनकम है ना, तो फिर ये 18 को उस इनकम में से माइनस क्यों कर रहे हैं जी? क्या क्या क्या? हाँ, असल से ज्यादा है, हाँ हाँ, हाँ, नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपको अगर ये 400 ऊपर लेस करना समझ आ गया तो आपको ये बात कन्विंस लग रही है कि इसलिए ज्यादा ऊपर माइनस कर दिया था इसलिए एडजस्ट कर रहे हैं, एग्रीड। लेकिन ये बात अजीब नहीं लग रही कि जब ये मुकम्मल हो गए हैं तो फिर इनकी स्क्रैप वैल्यू कैसे हो सकती है? ये तो पूरे साबित, यही कह रहे थे आप ना?
मोस्ट एलिमेंट में नॉर्मल लॉस भी शामिल है तो है जी, क्या पूछा है? ये बात नहीं, गेन आप कह रहे हैं, गेन से क्रैक कैसे हो सकता है? हाँ, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। सर देखिए हमने एक्सपेक्ट किया है ना हमारे पास नॉर्मल लॉस यूनिट्स 400 होंगे, आपकी बात ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी। तो उसमें से इतने जो है वो अगर लॉस नहीं होंगे, जो आपने बताया था बिल्कुल ठीक है, मैं कह रहा हूँ सही बताया, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अच्छा चले बताता हूँ। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि बताने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छा अभी तो मैं ये बात बता रहा हूँ, लेकिन कल वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग परसों, प्रॉब्ली परसों लॉसेस मिक्स करके वर्किंग प्रोसेस पढ़ाऊंगा, तब ये बात मुझे दोबारा समझानी पड़ेगी, इसलिए तब दोबारा करूंगा। आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह? नहीं, आप वो नहीं है जो जिंदा है, आप वो हैं जो मरे नहीं है। वाह, अच्छा अगर ये कहें कि आप जिंदा हैं, नहीं, आप मरे नहीं हैं, हैं? एंड रिजल्ट तो एक ही है, लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं कि आप मरे नहीं हैं, अरे आप मरे नहीं, तो ये किस सेंस में बात हो रही है? हैं? कि सोचा था मर जाएंगे लेकिन नहीं मरे, तो एबनॉर्मल गेन यूनिट्स वो नहीं है जो बन गए हैं, एबनॉर्मल गेन वो यूनिट्स हैं जो जाया नहीं हुए हैं। ऐसे सोचेंगे तो फिर हजम रहेगी बात। अगर आप ऐसे सोचेंगे ना वो है जो बन गए हैं, तो फिर आपको लगेगा जब ये बन ही गए हैं तो इनकी स्क्रैप वैल्यू किस बात की। तो ये वो नहीं है जो बन गए हैं, ये वो हैं जो जाया नहीं हुए हैं। तो एबनॉर्मल गेन जस्ट एक कैलकुलेशन की एडजस्टमेंट है, वरना जो बन गए ज्यादा वो है 3750 के अंदर, जो बन गए ना वो 3750 में हैं। एबनॉर्मल गेन की सोच सिर्फ इतनी है कि ये एक कैलकुलेशन की एडजस्टमेंट है, ये वो यूनिट्स नहीं है जो बन गए हैं, ये वो हैं जो मरे नहीं हैं, ये जस्ट एक कैलकुलेशन की एडजस्टमेंट है। तो जब ये सिर्फ एक कैलकुलेशन की एडजस्टमेंट है, तो उस एडजस्टमेंट में हो ये रहा है कि अगर ये मर जाते तो स्क्रैप के बेच देते, तो अब हम इनको इनकम बनाने जा रहे हैं, लेकिन अगर ये मर जाते तो हम स्क्रैप के बेचते, चूंकि नहीं जाया हुए तो वो जो 18 आना था वो नहीं आया, तो ये यहां से माइनस कर दिया, बाकी को इनकम बना दिया, वो लगा जाके। एक और चलें ठीक है, आगे तो एक और तरीका बताता हूं। हमने ऊपर 400 इंटू 18 कर लिया, असल में तो 250 जाया हुए हैं, लेकिन हमने इन 150 को ऊपर इंटू 18 करके कॉस्ट में से माइनस कर लिया। तो कॉस्ट में से माइनस कर देना इज अ सॉर्ट ऑफ इनकम ना, एक चीज जो कॉस्ट में से माइनस हो रही है तो वो इनकम की तरह की चीज है। तो हमने ऊपर 150 इंटू 18 ऑलरेडी माइनस कर लिया, जबकि असल में तो उनका 18 है ही नहीं, तो वो जो ऊपर ज्यादा माइनस कर लिया कॉस्ट में से, तो इसको इनकम बनाते हुए वो रिवर्स कर देते हैं। वो जो ऊपर ज्यादा माइनस कर दिया कॉस्ट में से ज्यादा माइनस हो गया, तो अब जब हम इनकम बनाने लगे और पूरी की पूरी इनकम बना लेंगे तो डुप्लीकेशन हो जाएगी, इसलिए इसमें से 18 निकाल के बाकी को इनकम बनाया। और अभी भी नहीं तो एक और चीज देख लें, 148 करें मल्टीप्लाई, 555 कैश कितना गया जेब से, 540 गया तो है, लेकिन इतना जेब में आया भी है। ये कौन सा जो जेब में आया, स्क्रैप इतने का बेचेंगे ना, तो इतना आया भी है। 5355 डेबिट क्रेडिट का फर्क देखें, वो यही वाला है। तो एबनॉर्मल गेन को हम 18 नेट करेंगे, इनकम बनाएंगे तो ये टैली करेंगे एंट्री, इससे ज्यादा सौदा नहीं मेरे पास बेचने को। एबनॉर्मल गेन इतना ही है, इतना ही। नहीं समझ आया तो करना तो ऐसे ही होता है, करना ऐसे ही होता है एबनॉर्मल गेन। डिनोमिनेटर में से यूनिट्स लेस, ऊपर न्यूमिनेटर में पूरे नॉर्मल लॉस की स्क्रैप माइनस, और ये जो एबनॉर्मल गेन है ये कॉस्ट नेट ऑफ स्क्रैप वैल्यू, यही अदर इनकम बननी है। ये हो गए लॉसेस। अब आते हैं लेवल 3। लेवल 3 कर लेते हैं। इनपुट तो है ही है, आउटपुट भी है,
वरना तो प्रोसेस का सवाल ही नहीं है। लॉसेस को मैं फिलहाल अब रोक देता हूं, लॉसेस को फिलहाल इग्नोर कर लेते हैं अब। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, ओपनिंग अभी फिलहाल नहीं है, कल ओपनिंग भी ले आएंगे। अच्छा, ये जो मैं आपको सारे लेक्चर नोट्स बनवा रहा होता हूँ वो मैं आपको यहाँ पर लिख के दूंगा चीज। अभी सिर्फ वैसी जैसे कल वो कैलकुलेशन खेल रहे थे मजे के लिए, बस ऐसी बस मैं कुछ बच्चों को ना कैलकुलेशन में उलझाने के लिए एक काम बता रहा हूँ। जो कमजोर दिल बच्चे ये काम ना करना चाहें वो भी गेम गुम खेल लें। मैं आपको ना कुछ कैलकुलेशंस बताने लगा हूँ और उस पर दिमाग इस्तेमाल करें। और उस दिन भी मुझे लगता है वहां खड़ा हुआ था, उस दिन भी हम बात कर रहे थे कि कौन सा टॉपिक था पता नहीं, भला कोई कैलकुलेशन एफिशिएंसी पे खेल रहे थे उस दिन हम। तो देखें, मैं बेटा फिर कहूंगा कि मैंने ना सब बच्चों को पढ़ाना है, मैंने पोजीशन होल्डर सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट लेने वाले को भी पढ़ाना है, और जो गिरते गिरते कहीं लेट के बिल्कुल हाथ आगे बढ़ा के 50 तक पहुंचना चाह रहा है उसको भी, वो भी मेरा ही बच्चा है, मैंने उसको पढ़ाना है, मैंने सबको पढ़ाना है। इसलिए कमजोर दिल बच्चों के लिए मैं आखिरी लेवल ये बता देता हूँ कि बस ये फॉर्मेट है, इसको याद कर लें। लेकिन उसके अलावा जितने लोग भी करना चाहें, सोचना चाहें, दिमाग इस्तेमाल करना चाहें, तो मुझे चाहिए वो डिस्कशन, इसलिए मैं इस तरह की कैलकुलेशंस फेंकता हूं आपके अंदर। तो अभी मैं कैलकुलेशन छोड़ रहा हूं आपके लिए, उस पर अभी कैलकुलेशन करके बहस करते हैं, फिर मैं फॉर्मली बता दूंगा करना क्या। अप्रैल के महीने में प्रोसेस 1 के अंदर, ये अभी सिर्फ लॉजिकल कैलकुलेशन पे बात करूंगा मैं बस। प्रोसेस 1 में इनपुट हुए 10,000 यूनिट्स और मंथ एंड पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस रह गया 1500 यूनिट्स। ये जो इनपुट हुए यानी मटेरियल कॉस्ट, इन पे खर्चा आया, यानी जो 10,000 यूनिट्स इन हुए ये 2 लाख रुपए के हैं, और कन्वर्जन कॉस्ट हुई है 291,000। ये 1500 यूनिट्स जो वर्क इन प्रोसेस है, आउट हो गए कितने, 85। ये जो 1500 वर्क इन प्रोसेस है, क्या ये मतलब है कि अप्रैल के महीने के शुरू में 10,000 यूनिट्स इन हुए थे, पूरा महीना वो मशीन के अंदर पकते रहे, सड़ते रहे, जलते रहे, फिर महीना एंड हुआ, ढक्कन खोला, इतनों ने कहा भी रहने दो, बाकी आउट हो गए। फिर ये 1500 कौन से हैं? जितने जितने प्रोसेस में इन हो रहे थे, कुछ घंटों के बाद प्रोसेस मुकम्मल होता था, वो मशीन से आउट हो जाते थे। ये वो हैं जो अभी 30 अप्रैल की रात शाम में अभी मशीन में डाले थे, अभी इन पे 2-4 घंटे का काम और बाकी था, तो अभी उस पॉइंट ऑफ टाइम की वजह से ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कहलाए, और अगले ही लम्हे क्या बन जाएंगे, मई के महीने का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। तो ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि अभी इस प्रोसेस वाला काम इन पे मुकम्मल नहीं हुआ है, अभी पूरा होने से रहता है थोड़ा। कितना रहता है, कितना हो गया, मैनेजमेंट को कोई ना कोई अंदाजा लगाना पड़ेगा। जैसे बिरयानी पक रही हो घर में, भूख भी लग रही हो आपको,
और अब अम्मी से पूछे अम्मी कितनी देर, तो कितनी देर, बस 2 मिनट, तो ये सियासी जवाब हो गया। अगर वो कहें आधा घंटा, तो उन्होंने कोई कैलकुलेशन करके ही कहा होगा ना आधा घंटा। उन्होंने उस गोश्त की हालत देखी होगी, चावलों की हालत देखी होगी कि इतनी देर प्रोसेसिंग होनी थी, इतना को काम और होना बाकी है, तो उन्होंने ये अंदाजा ही लगाया है। तो जो मैनेजमेंट है जो इस सारे प्रोसेस को गवर्न कर रही है, उन्होंने इन 1500 यूनिट की हालत देख के अंदाजा लगाना है कि ये कितने % हो चुका हुआ है। तो मैनेजमेंट ने कहा कि जी ये ना मटेरियल के एतबार से तो पूरा है, मतलब गोश्त, चावल, आलू सब डल गए हुए हैं, मटेरियल कॉस्ट के हवाले से तो कंप्लीट है ये, लेकिन कन्वर्जन अभी इसमें और होनी है। तो ये 80% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। ये इन 1500 यूनिट्स का ये स्टेटस है कि मटेरियल के एतबार से कंप्लीट है, लेकिन कन्वर्जन का काम इन पे भी और होना बाकी है। तो 80% ये कंप्लीट हो चुके हुए। अब मेरा सवाल है आपसे, कैलकुलेशन में कोशिश करिएगा सारे लोग। अच्छा देखें, आप खुद अपने तौर पे रोक लें, अपने आप को तो रोक लें, अदरवाइज ट्राई बेटे जरूर किया करें। बेशक आपको लग रहा हो कि बहुत ऊंची बातें, क्या पता आप भी आपका भी कद बढ़ जाए, कोशिश किया करें कैलकुलेशंस की। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो 8500 यूनिट्स अब आउट हो गए हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? नहीं, इतना सिंपल नहीं है, करें कैलकुलेट। ये जो 8500 यूनिट्स अब आउटपुट है, इनकी निकालिए पर यूनिट कॉस्ट क्या है, करें कैलकुलेट। पर यूनिट कॉस्ट करिए कैलकुलेट। हाँ, अब हम जो पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं, अब तक वो किसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं? आउटपुट की ना। यही देखना चाह रहे होते हैं कि जो यूनिट्स बन के इससे आउट हुए हैं, उनकी अब क्या है पर यूनिट कॉस्ट। तो हाँ, इसी की। करें करें करें, ट्राई करें। हाँ जी, हाँ जी, 50.91 और 52.63, 54.23 और जी 57.76 और 43.28, कितनी 49.1 और 53, 50 और कैलकुलेट नहीं किया, 126 आ रहा है, कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी, 47.39 और जी 50.62 जी। अच्छा, जो लोग कैलकुलेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं और बाकी लोग हंसेंगे, तो ये कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। मैं यही चाह रहा हूँ आपसे, कैलकुलेशन करें, शाबाश। हाँ जी, बस 74.6 कितने जी, 60.6, 53, चलो ये लो 0.6 कर लेते हैं। हाँ जी, और 45.1, 31.1 है, 51 जी, 72.38
कितने? 37.97. चले बहुत जगह मर गई। चले बताता हूँ, 2 लाख प्लस 291, अच्छा एक मिनट, नहीं ये 50 किसने बताया? फिफ्टी हाँ जी 50 आंसर है, डिवाइडेड बाय, अच्छा ऐसे किया हो किसी ने, इसमें क्या गलत है? देखिए इससे क्या हुआ कि ये जो 1500 यूनिट्स है ना, इनके ऊपर भी खर्चा तो आया हुआ है, मटेरियल कॉस्ट भी इनके ऊपर तो इनका है, ये भी गोश्त चावल आलू तो ये सब हैं, बस इन पे बाकी गैस लेबर लगती है, और तो ये जितना खर्चा इधर ऊपर लिखा है ये उन 1500 पे भी तो आया हुआ है, तो इस सारे को 85 से तो नहीं कर सकते डिवाइड। अच्छा किसी ने किया होगा शायद 291%, 291,000 का 80%, शायद ऐसा कुछ किया हो, ये भी है कोई? इसमें गलती ये है कि ये जो 1500 यूनिट्स पे खर्च हुआ है, अभी वो 80% है, और काम होगा तो और खर्च होगा, अभी तक जितना खर्च हुआ है वो ये है, इसी को थोड़ी फिर 80% कर लेंगे, इस पे काम अभी 80% हुआ है, और काम हो जाता तो ये खर्चा और बढ़ जाता, तो इस खर्चे का तो नहीं ना 80% लगेगा, तो नहीं ये भी सही नहीं है। अच्छा हो सकता है किसी ने किया हो 2 लाख प्लस 291 डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये जो हम लोग कॉस्ट निकाल रहे हैं ये पर यूनिट ऑफ आउटपुट, इन अदर वर्ड्स ये कह लें कि पर यूनिट नहीं, पर कंप्लीटेड यूनिट। देखिए अगर ये आंसर, ये जितने भी आंसर निकाले हैं, काफी सारा रश है, ये जितने भी आंसर निकाले हैं, अगर ये रुपीस पर यूनिट आप उन 8500 के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो 8500 क्या है जो कंप्लीट हो गए ना, तो हम कह रहे हैं फिर ये रुपीस पर कंप्लीटेड यूनिट है, तो जब पर कंप्लीटेड यूनिट है तो फिर डिवाइडेड बाय भी तो कंप्लीटेड यूनिट ही होना चाहिए, तो 1500 तो भी कंप्लीट ही नहीं हुए, इसलिए हम इस सारे खर्चे को 10 से डिवाइड करके ये थोड़ी कह सकते हैं कि 1 यूनिट मुकम्मल होगा तो कितना खर्चा, 10,000 पूरे तो हुए ही नहीं मुकम्मल। हाँ जी और को हाथ उठाना रहा था जी, ठीक है, ठीक है, यानी मैं ऐसा करूं कि 2 लाख प्लस 291 डिवाइडेड बाय 8500 प्लस 1500 का 80%, ये कह रहे हैं आप, ये किया था, चलो किसी हद तक ठीक पहुंचे, लेकिन इसमें क्या गलती है? मटेरियल के लिहाज से थोड़ी 80% है, मटेरियल के लिहाज से तो नहीं है 80%। जो है उसके ऊपर 80% पड़ा हुआ है, मतलब वो कंप्लीट है 80% या क्योंकि देखो। अच्छा इसमें मैं एक बात बता दूं क्योंकि अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती होती है, मैंने कहा 1500 यूनिट्स 80% कंप्लीट है कन्वर्जन के एतबार से, इसका मतलब ये नहीं है कि 1500 यूनिट्स में से 80% यानी 1200 वो मुकम्मल हो गए हुए हैं और बाकी 300 बिल्कुल कच्चे पड़े हुए हैं, यानी अगर अभी हांडी अम्मी कहती है आधी पकी है, तो इसका मतलब तो देखने में जो आधा है वो पूरा पक गया हुआ है और जो बाकी आधा है वो भी कच्चा है बिल्कुल, तो ये जितने 1500 मशीन के अंदर है, ये 1500 की हालत बताई जा रही है कि 80% पके हुए, अभी और पकना बाकी है सबको। अच्छा अब बोलो क्या कह रहा था इधर, कोई कौन बोल रहा था पता नहीं जी, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन ऐसा करने से 2 लाख भी इसी से डिवाइड हो गया, ये ऐसा थोड़ी है कि ये उसके नीचे है तो सिर्फ ये उससे डिवाइड हो रहा होगा, उसके नीचे वो नहीं है तो उसको नजर नहीं आ रहा होगा, ये पूरा का पूरा इससे डिवाइड हो रहा है, ये 2 लाख भी इसी से ही डिवाइड हो रहा है, तो 2 लाख के लिए तो ये 80% नहीं, बल्कि आप कह रहे थे कुछ, चले मैं बताता हूं जी, बताएं पहले कॉस्ट पड़ी हुई, मैंने भी यही किया था, इधर कौन सा 50 पहले कॉस्ट पड़ी हुई है? हाँ जी आपने क्या किया था? मैंने 300,000 है ना, इसको पहले 85 के लिए निकाली, 200,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 8500 डिवाइडेड बाय 10,000, अच्छा चलो 10,000 हो गया, ठीक है, अगली बात कन्वर्जन की बात करो, 91,000 मल्टीप्लाई बाय 8500 हो गया,
नहीं, जब आप इसको 10,000 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि इन 10,000 यूनिट में से हर एक पे इतना खर्चा आया, जबकि बात सही नहीं है। 8500 पे पूरा खर्चा आ चुका है, 1500 पे भी पूरा खर्चा नहीं आया हुआ है। यानी अगर ऐसा होता कि एक यूनिट जब मुकम्मल हो जाया करता है तो उस पे 10 रुपए खर्च हुए होते हैं, जब एक यूनिट मुकम्मल होकर प्रोसेस 1 से आउट हो जाता है तो उस पे 10 रुपए खर्च हुए होते हैं, तो इसका मतलब होता कि इनके ऊपर तो 10-10 रुपए खर्च हो गए हुए हैं, इनके ऊपर अभी 8 रुपया खर्च हुआ हुआ। अगर ऐसा होता ना कि जब एक यूनिट मुकम्मल हो जाएगा, प्रोसेस 1 पार कर जाएगा, तो उस पर 10 रुपए खर्च हुए होंगे, यानी उसके पूरे हो जाए। जैसे आप सीए पूरा कर लेने पे, नहीं कैफ पूरा कर लेने पे अगर टोटल खर्चा आप बाजी कैलकुलेट कर रहे हैं कि कैफ पूरा कर लेगा तो 3 लाख रुपए का खर्चा है, तो अब अगर 4 पेपर पास हुए हैं तो भी वो 3 लाख तक नहीं पहुंचा है, अभी बस 4 पेपर की फीस उसकी हुई है, बाकी 5 और करेगा, 4 और करेगा तो फिर टोटल 3 लाख तक पहुंचेगा। तो जो यूनिट पार करके आगे निकल गए, 10 रुपए में ऐसी खुद ही अज्यूम कर रहा हूं, 10 रुपए नहीं है इस सवाल में कहीं, वैसे कह रहा हूं कि अगर एक यूनिट पूरा पार कर जाता हो और उसके पूरा होने पे 10 रुपए कन्वर्जन कॉस्ट आनी बनती हो, तो इन 1500 रुपए पे भी 8 रुपए खर्च हुए हैं, 10 नहीं खर्च हुए। 8 कैसे, 10 का 80, ये इंटरप्रिटेशन है 80% कंप्लीशन की। तो अगर मैंने 291 को 10,000 से डिवाइड कर दिया तो इसका मतलब है कि हर एक पे इतना खर्च हुआ है, ये सही नहीं है, हर एक पे नहीं हुआ इतना खर्च, 8500 पे और हुआ है, 1500 पे और हुआ है। चलिए मैं बताता हूं। अच्छा, जो मैं बताने लगा हूं वो मैं सिर्फ ये जितने लोग इन कैलकुलेशन की कोशिश कर रहे थे, सिर्फ उस कैलकुलेशन, उस लॉजिकल डिस्कशन ही का हल बता रहा हूं। पेपर में ऐसे नहीं करना, पेपर में एक फॉर्मेट बताऊंगा वो करना, और अगर कोई जिद्दी इंसान हो, नहीं मैं तो इक्वेशन से करूंगा, तो अगली टाइम में फिर फॉर्मेट पे आ जाएगा वो। तो इसलिए ये इक्वेशन में सिर्फ एक डिस्कशन का हिस्सा बता रहा हूं, अदरवाइज एक फॉर्मेट बताऊंगा, आप उस फॉर्मेट को फॉलो किया कीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस बताया है, अभी इसमें लॉसेस भी मिक्स करने हैं, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी आना है, नया मटेरियल भी डालना है मैंने, तो फिर वो फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो इतनी सारी चीजें संभाल पाएंगे, इक्वेशन से नहीं समझेंगे इतनी सारी चीजें। इसलिए मैं सिर्फ इस डिस्कशन को कंक्लूड इक्वेशन बता के कर रहा हूं, अदरवाइज एक फॉर्मेट बताऊंगा, वो फॉर्मेट फॉलो किया करना। अच्छा, ये जो जिन 2 बच्चों ने बता दिया था वो ठीक है, शाबाश, लेकिन मैं असल में रॉ माइंड देखना चाह रहा था, आपने क्योंकि पढ़ा हुआ है इसलिए आपको ये चीज का आइडिया होगा, तो मैं बस ये जानना चाह रहा था कि रॉ दिमाग कैसे सोचता है इसको। ठीक है, आपने 50 कर दिया, ठीक है, शाबाश। अगर एक यूनिट मुकम्मल हो जाता, बल्कि नहीं, 2 लाख रुपए मटेरियल कॉस्ट है, इन पे जितना मटेरियल लगना था लग गया, इन पे जितना मटेरियल लगना था लग गया। अच्छा, मटेरियल लगने से क्या मुराद है, क्या मतलब मटेरियल कॉस्ट लग गई, मतलब प्रोसेस में इन हो गए, प्रोसेस के अंदर गोश्त, आलू, चावल इन हो गया, बल्कि नहीं ये मिसाल ठीक नहीं थी, इसमें तो 3 तरह के मटेरियल आ गए, नहीं एक ही मटेरियल, प्रोसेस में मटेरियल इन हो गया, मतलब मटेरियल कॉस्ट इनकर्ड। अब मजीद कॉस्ट कौन सी रह गई इनकर होने वाली, कन्वर्जन। तो ये जो प्रोसेस में इन हो गए थे मटेरियल कॉस्ट इनकर्ड, इन पे मटेरियल कॉस्ट फुली इनकर्ड या और होनी है अभी इन 1500 पे, तो फिर मटेरियल के एतबार से इनमें फर्क करने की जरूरत ही नहीं है, और मटेरियल के एतबार से 2 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, कोई फर्क ही नहीं करने की जरूरत, क्योंकि इनके ऊपर भी जितना मटेरियल लगना था, इन पे भी जितना लगना था वो लग चुका है। इन अदर वर्ड 10,000 यूनिट्स के ऊपर 2 लाख रुपए की मटेरियल कॉस्ट है। ये जो 8500 यूनिट्स हैं ये मुकम्मल हो गए, अगर एक यूनिट मुकम्मल होके बाहर आ जाता तो उस पे कन्वर्जन की x रुपए कॉस्ट आई होती, तो ये क्या बनी चीज, अभी फिलहाल ये क्या चीज बनी, इन 8500 पे कितना टोटल कन्वर्जन का खर्चा हुआ है, प्लस 1500 पूरे नहीं बने, इनके ऊपर x लग चुका है, इन पे x पूरा लग चुका है, ये है इस महीने में आया टोटल खर्चा, विच इज इक्वल टू 291,000। इस महीने में टोटल कन्वर्जन कॉस्ट इतनी है, ये ऐसे बनी हुई है, इनके पर पूरा खर्चा आ चुका x, इन पे x पूरा नहीं आया है, 0.8 है, इसका टोटल इतना बना हुआ है, तो यहां से x फाइंड करिए, यहां से आप x फाइंड करेंगे तो वो 30 आ जाएगा। इसका मतलब है जो यूनिट मुकम्मल होके बाहर जा रहे हैं ना, उन पे इतना मटेरियल और इतनी कन्वर्जन, तो 50 रुपए उनकी पर यूनिट कॉस्ट है। अच्छा, अब ये सिर्फ और सिर्फ चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझाते हुए मैंने ये डिस्कस किया है, अदरवाइज सवाल करते हुए आपको सब याद रहेगा नहीं,
अभी क्लास से बाहर निकलते ही भूल जाना है। तो उसके लिए आपको मैं वर्किंग्स के ना पूरी कॉस्ट में कोशिश पूरी करूंगा कि जितना ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वर्किंग सिखा सकूं। तो इसके लिए एक वर्किंग बताऊंगा, वो वर्किंग फॉलो किया करिएगा आप। 20-30 जी, कौन सी वाली? ये ऊपर, आप बताओ। लेकिन क्यों गलत है ये? क्योंकि 2 लाख के लिए भी आपने यही कर दिया। ये जो अभी ऊपर हुआ है ना, ये हुआ है असल में ऐसे, बचपन में एलसीएम सीखा हो शायद आपने। ये हुआ है ऊपर, ये सही है या प्लस को तोड़ के उसको उधर ले जाए, उसको उधर ले जाए? नहीं, ये नहीं सही, ये सही है। ये तरीका होता है ये इनको अलग अलग करने का, ये तरीका है कि उसको उधर करते हैं, उसको उधर करते हैं और बीच में प्लस। तो ये बात सही है, ये सही नहीं है, इसलिए वो गलत है। अच्छा, अब इसका फॉर्मेट जो वर्किंग का है, अच्छा अब सीफे मेरा खत्म है तो जब सीफे में आएंगे ना फिर नहीं आना सीफे में। अब ये है कि एक्स्ट्रा क्लास तो होगी, देखते हैं इसी वीक में बताऊंगा। चला, जिसे जाना, जिसकी क्लास है जाना है चला जाए। कल क्या बात की थी मैंने? जिसकी क्लास है बेटे जिसे जाना चला जाए, कोई मसला नहीं। सिला रहमी की क्या बात हो रही थी भला? अच्छा, ये टेस्ट में इश्यूज रहे हैं, मुझे बिल्कुल अंदाजा इस बात का, मैंने पहले भी क्लास में कहा था। चले, आप तो नए लोग हैं, कौन की क्लास है ये। टेस्ट में इश्यूज रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं, आई एडमिट। मेरी मसरूफियत थी, मैं उस तरह से नहीं देख पाया, टीएस भी बहुत ज्यादा चेंज हो गए तो नहीं सही टेस्ट हो पाए। अब बहरहाल सीफैप खत्म है, अब इंशाल्लाह हुआ करेंगे हर जुम्मे को, जैसे पहले होते हैं जुम्मा हफ्ता, तो वो हुआ करेगा अब अगले इस वीकेंड से। आप सिर्फ इतना जहमत करिएगा कि मंगल वाले दिन या मैक्सिमम बुध को तो मुझसे पूछ लिया कीजिएगा कि अभी जो जुम्मे हफ्ते को टेस्ट है उसमें क्या टेस्ट होना है, ये पूछ लिया करें। और ऑनलाइन वालों को ना, ग्रुप में भी ये बात की गई थी लेकिन अभी भी कंफ्यूजन चल रही है। आप ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए बेटा कोई दिन की कैद नहीं है, ऐसा नहीं है कि टेस्ट कितने बजे अपलोड होना है और कितने बजे तक कर सकते हो। फ्लाइट थोड़ी है जो मिस हो जानी है आपकी, आपके पास पड़ा होगा, वो जब मर्जी करेंगे टीए उसको मार्क करके देगा आपको। तो आप लोगों के लिए टाइम की कैद नहीं है ऑनलाइन वालों के लिए। सिला रहमी की क्या बात कर रही है? हाँ जी, अच्छा हुए, ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक आ गया। नहीं नहीं, ये तो देखता हूँ। अच्छा, ये तो खैर अब जो चैप्टर खुल गया मेरे सामने, ये बड़ी जज्बाती किस्म की बात कर देता हूं मैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है। नहीं नहीं, एक कम से कम जो उसमें से मैं ले सकता हूँ वो बता देता हूँ, बाकी कल कोशिश करते हैं कि कुछ बात करूं उस पर। अच्छा, इसमें जो लोग कंबाइंड फैमिली में रहते हैं और उनके बड़े बहन भाई मैरिड हैं या अम्मी अब्बू का रिलेशन देखते हैं और आप किसी हद तक कोई बात करने के काबिल हैं, तो उसके लिए भी ये याद रखिए। और कल को आप भी शादीशुदा हो ही जाएंगे कभी ना कभी।
हो ना हो, सीए हो ना हो, मैं शादीशुदा जरूर होना चाहिए इंसान को। तो चलें, हो जाएंगे कभी ना कभी, कभी 2 4 5 10 20 साल में हो ही जाएंगे। तो तब शायद ये बात याद रह जाए। अगर अभी के लिए भी देखें, अगर आपकी फैमिली में इस तरह से टर्म्स हैं जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो फिर आप कोशिश करिए कि आप अपने भाई बहन माँ बाप तक बात पहुंचाएं। कुछ लोग होते हैं जो, हमारे यहाँ एक मिजाज बन चुका है, गांव वगैरह में ज्यादा है ये जो गांव वगैरह के इलाकों में ना, उनमें ये बात ज्यादा है, शहरों के अंदर उतनी नहीं है, लेकिन गांव वगैरह में ज्यादा है। वो ये है कि जो मियाँ बीवी का ताल्लुक है, मियाँ बीवी का रिश्ता है, और मियाँ शौहर अगर बीवी के ख्याल में, उसकी खिदमत में बीमार है, कुछ जरा से अगर अल्फाज भी बोल देगा तो समझा जाएगा कि भाई ये तो चुड्डू है, ये तो रनमुरीद है, और ये उसकी सीधी जाके मर्दानगी को चैलेंज हो जाएगा। और शहरों में नॉर्मली कम है, ज्यादा मसला गांव वगैरह में होता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि, अच्छा अभी चलें, ठीक है, अभी आप नहीं हैं स्टेज पे, हो जाएंगे इंशाल्लाह, कभी ना कभी होंगे, कभी ना कभी। क्या बता रहा था? हाँ, शादी। अच्छा, उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ लोग ना इंटेंशनली रवैया सख्त कर लेते हैं। यानी कुछ मर्द हजरात होंगे जो इस वजह से कि इंटेंशनली, कि मेरे घर वालों को ये ना लगे कि मैं रन मुरीद हूं, तो वो इंटेंशनली अपना रवैया सख्त करते हैं। और उसमें क्या क्या शामिल है, उसमें अगर बीवी बीमार है, कोई मुश्किल परेशानी है, तो इस चीज का मार्जिन ही नहीं रखते कि बीवी भी इंसान है, उसकी भी परेशानियां तकलीफें हो सकती हैं, उनकी भी परेशानियां तकलीफें शेयर होकर, मशवरा होकर काउंसलिंग की जा सकती है, बीमारी हो सकती है, कोई जिंदगी का फैसला लेना है तो बीवी से भी मशवरा करना पड़ सकता है। नहीं। तो ये चीजें डायरेक्टली इमोशनली हिट करती हैं हमारे मुआशरे के अंदर, जबकि दीन इसके बरक्स है। इब्ने माजा 1978, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो हैं जो अपनी औरतों के लिए बेहतर है। हमने ना अपना मयार इखलाक का, हाजी साहब दुकान पे कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छी डील करते हैं, लेकिन जब वो घर दाखिल होते हैं, उनके बच्चे डर के छुप जाते हैं, उनकी बीवियां कांपने लगती हैं, तो फिर वो हाजी साहब अच्छे अखलाक के बंदे नहीं है, वो ड्रामेबाज है। क्योंकि उन्होंने कस्टमर्स के साथ जो अच्छा अखलाक रखा है, एक्चुअली वो अच्छा अखलाक नहीं है, वो बस कस्टमर डीलिंग्स के लिए टैक्टिक्स हैं। असल इखलाक ही तब पता चलता है जब घर के अंदर एंटर होते हैं। आप देखिए, क्लास के अंदर अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, वो एक डिफरेंट रोल है। आप क्लास में बैठे हुए हैं, टीचर की मौजूदगी है, या कहीं पर किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, या किसी ऑफिस में जाएंगे कल को आप, तो वहां किसी बैंक में जाते हैं आप किसी काम से, तो वो आप एक डिफरेंट रोल में होते हैं जिसमें आपकी पर्सनैलिटी मैनिपुलेटेड होती है, आपकी पर्सनैलिटी फैब्रिकेटेड होती है, आप प्रिटेंड कर रहे होते हैं। असल तो तब पता चलेगा जब शलवार बनियान में घर में बैठे होंगे आराम से टांगे लंबी करके, जब आप घर में बहन भाई अब्बू अम्मी से जब बात कर रहे होंगे, वो होगा आपका असल इखलाक। तो ये जो घर में इंसान का इखलाक अच्छा नहीं होता ना, ये होता है उसका असल इखलाक। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि तुम में से बेहतर वो हैं जो अपनी औरतों के लिए बेहतर है। तो एक तो आप लोग अपनी फ्यूचर के लिए जब भी 5 10 15 20 25 साल 30 साल 35 साल जब भी आप लोग इस रिश्ते में बंधने जा रहे हैं, तो इस चीज को याद रखिए कि हमारे दीन का जो मैसेज है ना, जो असल मिजाज है, वो ये हरगिज नहीं है कि अगर बीवी के ख्याल में, मोहब्बत में, मशवरे में, क्योंकि दुनिया के बेहतरीन ताल्लुक में से नंबर 1 मियां बीवी का ताल्लुक है। नंबर 1, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नंबर 1 ताल्लुक मियां बीवी का ताल्लुक है। ये तो एक अलग बात है कि हक सबसे ज्यादा माँ का है, फिर माँ फिर बाप, ये एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग ताल्लुक, सबसे ज्यादा मोहब्बत वाला ताल्लुक, जिसके लिए ये सारे अहकाम बनाए गए हैं, वो मियां बीवी का ताल्लुक है। तो हम लोगों ने ना असल में फिल्में देख देख के या ड्रामे देख देख के इसको बहुत मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। तो आपकी आइंदा जिंदगी के लिए मशवरा, अगर ये बात आपको याद रह जाए कि मियां बीवी की मोहब्बत, मियां बीवी का ख्याल एक दूसरे के लिए, ये है असल इखलाक। तुम में से बेहतर वो है जो अपनी औरतों के लिए बेहतर है। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।